आज से 6 दिन पहले यानी 24 फरवरी को जो इंडिया और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की एक मुश्तरका स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर यानी जंगबंदी का जो पहला मुआहदा है 2003 का, हालांकि उन्होंने साल मेंशन नहीं किया था, उसकी पाबंदी की जाएगी और मजीद जो एक दूसरे के यानी इंडिया और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। तब से इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा तज्जिया, बहुत ज़्यादा शोर बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। कंप्लीट खामोशी सी है। ये ऐसे पास ऑन हो गया, खास करके हमारे मुल्क में, जैसे ये एक नॉन इवेंट हो या कोई इतना बड़ा अहमियत की बात हो ही ना। क्या ये है ही एक बड़ा इनसिग्निफिकेंट या छोटा सारा मामला है, या इसको डेलिबरेटली जो है वो पिकनिक किया जा रहा है, या तीसरी बात यह है कि इसके ऊपर खामोशी ही सबसे बेहतर पॉलिसी है कि इसको हो जाने दो और इसके बारे में ज़्यादा शोर ना करो, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आगे कोई बेहतर ये एक बेहतर इकदामात की, बेहतर स्टेप्स की एक स्ट्रांग फाउंडेशन बन सके। कुल मिला के क्या मामला है, और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स में लेटर दिस ईयर या आने वाले साल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन कुछ चीज़ों के बारे में, हालांकि इस पे बहुत वसी बात करने की ज़रूरत है, इनके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा। मेरा नाम जफर चौधरी है। आजकल क्योंकि मीडिया बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर, हाइपर लोकल लेवल के ऊपर ऑपरेट करता है, आपके पास मोबाइल है, फेसबुक है और वो माइक है, आप जगह जगह से रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत अच्छी भी है कि क्योंकि डेमोक्रेटाइज हो रहा है, एक्सेसिबल हो रहा है मीडिया। जो आवाज़ें पहले नहीं पहुंचा करती थी, एक अर्बन कंट्रोल सिस्टम रहता था, अब वहाँ का भी पता चलता है कि लोगों के हालात ज़िंदगी के क्या हैं। तो वो हाइपर लोकल मीडिया होने की वजह से हीरानगर से, मुनव्वर से, अखनूर से, नौशहरा से, सुंदरबनी से, केरन से, करनाल से, पुंछ, उड़ी, ये जो तमाम इलाका जाते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक इलाका जाते हैं। इनसे बेशुमार तस्वीरें और वीडियोस पिछले 4-5 दिन में आ रहे हैं। बड़ी अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये जो जम्मू के अर्बन, ये जो है जम्मू के फॉरवर्ड एरियाज हैं, इनमें तो सरसों की खेती है, इस वक्त बड़े फूल खिले हुए हैं। तो देखते हैं कि किसान जो हैं वो जा रहे हैं फॉरवर्ड एरियाज़ में, अपने खेतों में जा रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ अपने खेतों को देख रहे हैं। और माल मवेशी भी जो हैं वो जहाँ तक चरागाहें हैं वहाँ तक जा रहे हैं, फ्रीली उनके जो मालिक हैं वो उनको जाने के लिए दे रहे हैं। 3-4 वीडियोस मैंने देखे कुछ नॉर्थ कश्मीर से और पुंछ से, जहाँ पे स्टूडेंट्स, बच्चे अपनी किताबें लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नज़दीक तरीन इलाके हैं, जहाँ के असल में वो रिहायशी हैं, वहाँ पे खुले में बड़े बिना किसी डर के बैठकर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। वजह क्या है कि आज छठा दिन है मुसलसल, 24 फरवरी के बाद आज 24 का दिन शामिल करके और आज का दिन शामिल करके छठा दिन है मुसलसल कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर से या लाइन ऑफ कंट्रोल से गोलीबारी की एक भी वारदात जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई है। 6 दिन लगातार एक भी गोलीबारी की वारदात दोनों तरफ ना होना, इसका क्या मतलब है? आप इसको जो इससे पहले का वक्त है आप उसके साथ कंपेयर करके देखिए। साल 2020 में औसतन ऑन ए डेली एवरेज 13 इंसिडेंट सीज फायर वायलेशन के, यानी गोलीबारी के एक्सचेंज के 13 इंसिडेंट डेली बेसिस के ऊपर पाए गए, यानी हर 2 घंटे के बाद कम से कम लाइन ऑफ कंट्रोल के किसी न किसी हिस्से के ऊपर एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो ज़रूर होता है। इसमें 2020 के अगर मैं आदाद शुमार देखूँ तो इसमें जो कैजुअल्टीज़ हैं, किलिंग्स हैं, वो एज कम्पेयर टू पास्ट, यानी 2014 में आप देखिएगा कि कितनी किलिंग्स हो गई थी, उतनी तो नहीं हुई है इस बार। टोटल 36 किलिंग हुई हैं, जिसमें 12 सिविलियन, 24 सिविलियन हैं और 12 लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह से रिपोर्ट किया जाता है। 800 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी 700 किलोमीटर, 740 किलोमीटर तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर हम एक्चुअल जो ग्राउंड पोजीशन लाइन है नॉर्थ में लेकर सियाचिन के ऊपर, उसको भी अगर हम इंक्लूड करें, क्योंकि उसके भी पेट्रोलिंग तो दोनों तरफ के ऊपर फौजी करते हैं, फौजी भी हिंदुस्तान के हैं या पाकिस्तान के हैं, कुछ पहाड़ों को छोड़कर लगभग 500 किलोमीटर दोनों तरफ जो है वो पॉपुलेशन है इंडिया की और पाकिस्तान की। जब 6 दिन से मुसलसल गोलाबारी नहीं हो रही है, उनकी ज़िंदगी में कितनी उनको रिलीफ मिली है, कितनी राहत उनको मिली है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हिस्ट्री अगर ये चलता रहा इसी तरह से, इसके ऊपर जो बाद में मुतवक्का इक़दामात हैं अगर वो होते रहे, तो हिस्ट्री मुझे लगता है कि काफ़ी फेयरली जज करेगी ऐसे इवेंट्स को। अब मीडिया इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं दिल्ली में या इस्लामाबाद में,
इनके अपना तर्ज निगाह भी है, अपना तरीका भी है, इनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनको ये अचीव करने के लिए जो इकदामात लेते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव भी नज़र आते हैं, क्योंकि लोगों का कंफर्ट जोन है वो शेक होता है। अगर पॉलिटिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली हम उनको बहुत नेगेटिव लाइट में देखते हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो बहुत नफीस है। यानी जो चीज़ ये अचीव करना चाहते हैं उसका तरीकाकार इनके पास बेहतरीन है। आप टाइमिंग देखिए और जो एक तरीका जो अपनाया है आप उसको देखिएगा। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर है ये अपने आप में सिंबॉलिक है। पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को दोनों तरफ राहत देती है, उसकी वजह से गुडविल जनरेट होती है। जब किसी चीज़ के लिए गुडविल जनरेट हो जाती है आपको उस पर मजीद काम करने का एक बेहतर मौका मिल जाता है। यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का जो एक साइंस है वो यही समझाती है कि कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है वो तभी किया जाता है अगर कम्युनिटीज़ में उसकी डिमांड हो, अगर कम्युनिटीज़ में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। इससे एक्सेप्टेबिलिटी एनहांस होती है। मेरा नज़रिया ये है, जैसे मैंने उस दिन 25 तारीख को भी मैंने बात की थी कि ये नहीं है जो सिर्फ सीज फायर अनाउंस करना, ये अपने आप में ही ये एक एंड नहीं है, ये मीन्स टूवर्ड्स एंड है। ये एक लार्जर इंडिया पाकिस्तान के रिकॉन्सिलिएशन का जो प्रोसेस है, मेरा नज़रिया ये है कि ये उसकी शुरुआत है। आपने सीज फायर ही को ही रिएट्रेट क्यों किया? क्योंकि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक नई कमेटी तश्कील करके या फॉरेन सेक्रेटरीज को आपस में बिठा के, फॉरेन मिनिस्टर्स को अपने बिठा के या समिट लेवल के ऊपर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान बातचीत करके कोई नया पैक्ट, कोई नया एग्रीमेंट आपको अचीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ है लेकिन वो डिरेल हो चुकी हुई है, आप उसको वापस बेहतर करना चाहते हैं। आपने कहा कि हम कोशिश करेंगे दोनों तरफ से, आज के बाद हम इसमें गोलाबारी बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो लिहाजा इसके ऊपर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है। अगर चर्चा होगा तो पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम होगी, हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है, ज़मीन का भी इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं है, रिसोर्सेज का भी इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं है, मुझे लगता है आइडियोलॉजी का भी इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं है, सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बिल्कुल फ्लॉड थिंकिंग होगी अगर ये माना जाए कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट है। फिर तो को एग्जिस्टेंस का सवाल, पाकिस्तान की तो बात छोड़िए, हिंदुस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट देखें फिर तो वहाँ पे भी को एग्जिस्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लार्जर प्रॉब्लम है वो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आप पहले पब्लिक ओपिनियन को एक वसी पैमाने के ऊपर रैचेट अप करते हैं क्योंकि इलेक्शंस हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे फ़ायदा मिलता है, फिर बाद में उसको पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करके वापस स्टेबलाइज करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खास करके इंडिया में ये ज़्यादा डिफिकल्टी है बिकॉज इंडिया इज़ ए वेरी लार्ज कंट्री, बहुत बड़ा मुल्क है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्शंस बहुत फ्रीक्वेंट यहाँ पे होते रहते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की डिफ़िकल्टीज़ हैं कि पाकिस्तान एक पूरा एक हमवार मुल्क पाकिस्तान भी नहीं है। सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल भी नहीं होती। लेकिन जब एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर कहीं से करनी है तो कहाँ से की जाए जहाँ पे बहुत कम एफर्ट चाहिए होगा आपको पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने के लिए, वो इस किस्म के इनिशिएटिव्स हैं कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर के मुआहदे को आप वापस एक दूसरे के साथ आप कीजिए बात की, इसको हम पाबंदी के साथ निभाएंगे। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, टेलीविज़न तो बिल्कुल ही खामोश है, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट नहीं कर रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि टेलीविज़न और सोशल मीडिया ये प्राइमरीली इट इज़ ड्रिवन बाय द पॉलिटिशियंस, के जो पॉलिटिशियंस बात करते हैं ये वहीं पे माइक जाता है, वही बात होती है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव अफेयर है बहुत ज़्यादा। अगर आप टेलीविज़न को और सोशल मीडिया को एक प्रोफेशनल तर्ज के ऊपर अगर आप रन करेंगे, ये एक नहायत ही एक्सपेंसिव है। आपको रिसर्च चाहिए, आपको एनालिसिस चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, आपको ग्राउंड पे जाना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। आप टेलीविज़न ऑन करके देखें, कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं है, एनालिसिस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आपने 10 पॉलिटिशियंस को इकट्ठा किया, एक दूसरे के साथ बात करवाई, ये उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं। इससे सस्ता सॉफ्टवेयर न्यूज़ के बिजनेस में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया में भी मुसलसल इसी तरह से है। तो लिहाजा आप सीज फायर के बारे में बहुत ज़्यादा तज्जिया, बहुत ज़्यादा एनालिसिस, बहुत ज़्यादा बातें नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिशियन इसके बारे में बोल ही नहीं रहा। पॉलिटिशियन क्यों नहीं बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने, खास करके इंडियन गवर्नमेंट ने, एक जो टाइमिंग है वो बड़ी केयरफुली चूज़ की है कि इधर से जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शंस अनाउंस कर रहा है और साथ में आपने सीज फायर की बात कर दी है।
आपकी अपनी पार्टी को आपने हिदायत जारी कर दी है कि आपने इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है, ना ही किसी डिस्कशन में आपने एंगेज होना है। मैं 2-4 स्पोक्स पर्सन को देखता हूँ, वो डिफेंड करते हैं, बड़ा कैजुअली सा लेते हैं। वो कहते हैं कि कौन सी नई इसमें बात हुई, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक बात थी, उसको रिएट्रेट किया, इसमें नई बात तो कोई नहीं है। बाकी हम जहाँ पे खड़े थे वहीं पे हम खड़े हैं। जो अपोजिशन है, अव्वल तो आप कैजुअली डिसमिस कर सकते हैं कि कांग्रेस के पास शायद इतना ध्यान नहीं है, लेकिन वाई वुड कांग्रेस क्रिटिसाइज दिस? कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इलेक्शन फेस कर रही है, वो इसको क्यों क्रिटिसाइज करेंगे? अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे कि देखिए जी, ये मोदी गवर्नमेंट ये तो कहती थी कि हमारा पाकिस्तान को लेकर नजरिया इस किस्म का है, और इन्होंने अचानक से ये सीज फायर की बात कर दी, जब नई चीज की ही नहीं है, एक पुरानी ही एक चीज को उठाकर उसको रिपीट किया आपने, और वो एक अमन की डायरेक्शन में है। इतने लोगों को, लाखों लोगों को, 800 किलोमीटर अगर है तो उसमें से कम 500 किलोमीटर के इर्द गिर्द पॉपुलेटेड एरियाज हैं, उनको अगर राहत देने के लिए बात की है तो इसको क्रिटिसाइज कौन करेगा? पॉलिटिशियन नहीं बात कर रहा है तो टेलीविजन नहीं बात कर रहा है, सोशल मीडिया नहीं बात कर रहा है। अखबारात में क्योंकि जो सीरियस कंटेंट होता है, जो सीरियस तज्जिया होता है, एनालिसिस होता है, वो अखबारात के जो एडिट पेजेस के ऊपर या ऑपेड के ऊपर वो आता है, वो पिछले 4-5 दिन से मसलसल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 आर्टिकल्स जो हैं वो ओपिनियन पीसेस हैं, वो अखबारात में आ रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ये है कि अव्वल तो न्यूज़पेपर रीडर्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, जो पढ़ते भी हैं उसमें 2 या 3% लोग जो हैं उन पन्नों तक पहुंच जाते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो दरअसल है क्या है कि ये जो मेरा नज़रिया है कि ये एक शुरुआत है, शुरुआत के बाद जो तल्लुकात को बेहतर किया जाए या नहीं किया जाए। अगर तल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर हों तो वो किसके मफाद में है? पाकिस्तान के मफाद में है या हिंदुस्तान के मफाद में है? अगर ये हो जाते हैं तो जो विन विन सिचुएशन है, या एक जो जीरो सम एक अप्रोच रहती है, कभी एक मुल्क की कभी दूसरे मुल्क की, कि उस तरह से मेरे ख्याल से कि तल्लुकात बेहतर होते हैं। इसमें सिर्फ मेरा ख्याल ही नहीं है, मैं ये समझता हूं कि जो मुल्क की लीडरशिप है इस वक्त टॉप लेवल के ऊपर, वो ये समझती है कि तल्लुकात बेहतर होने चाहिए और सिचुएशन जो है वो विन विन होनी चाहिए, जीरो सम नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि द डेविल इज इन द डिटेल। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, बड़ी केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट है, बहुत मुख्तसर सी छोटी सारी स्टेटमेंट है। अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें एक तो लिखा है कि सीज फायर, लाइन ऑफ कंट्रोल, और बाकी सेक्टर्स में, यानी बाकी सेक्टर्स में इंटरनेशनल बॉर्डर का एक स्ट्रेच भी शामिल है और सियाचिन का जो हिस्सा है वो भी शामिल है। मजीद इन्होंने कहा है कि एक दूसरे के कंसर्न जो है वो एड्रेस किए जाएंगे। अब मामला ये है कि क्या ये सीज फायर टिकी रहती है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये सीज फायर टिकने के बाद इतनी स्टेबलाइज होती है कि वो दोनों गवर्नमेंट्स को इस हद तक एम्पावर करती है कि आप मजीद स्टेप भी आप ले लीजिए। फिर जाकर आपका आता है कि एड्रेसिंग ईच अदर्स कंसर्न। अगर ये इतना माहौल बना रहता है, इसको कोलैप्स होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसको कोलैप्स जो है, ये बड़ा बड़ा आराम की काम बात है ये, कि 2 फायर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उधर से आ जाएं, एक दूसरी जगह पर आ जाएं, यहां से रिटेलिएशन हो, 2 इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हो, यहां से रिटेलिएशन हो, 2 सरफिरे वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आके यहां पे कहीं पे कोई हादसा करें, उसकी रिटेलिएशन हो, सीज फायर। क्या आज का पैक्ट, क्या जो पुराने पैक्ट भी हैं वो सारे भूल जाएंगे? क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट्स ये चाहती हों, गवर्नमेंट्स को इन बात का पता भी हो कि इसमें दूसरी तरफ की जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं है, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स, एलिजिडली नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये शायद उनकी करनी हो सकती है। लेकिन आपको पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल बन जाता है। तो लिहाजा एक ये सिचुएशन बन जाती है कि एज अ स्टेट आप कितने बड़े लेवल तक, आप कितनी पेशेंस रखकर, आप कितना बोल्डनेस रखकर आप किसी सिचुएशन को रिएक्ट कर सकते हैं। यानी जब पठानकोट हुआ था, इंडिया की तरफ से इमीडिएट रिएक्शन नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल स्टेटमेंट महीनों तक पठानकोट पे नहीं आया। उन्होंने अलाउ किया कि इन्वेस्टिगेशन हो, जांच पड़ताल हो, फिर पाकिस्तान में ही पता चले कि उनके किस किस्म के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तब जाकर ये बात सामने हो। लेकिन जो सीज फायर है, मेरा जो असल बात करने का, कि उसके बाद के जो मजीद स्टेप क्या है, मजीद लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है, और क्या ये मुफाद में, दोनों मुल्कों के मुफाद में है? जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि ज्यादा इंटरेस्ट इसमें इंडिया के यकीनन सर्व होते हैं। एक इंडिया जैसा बड़ा मुल्क वो अपनी एनर्जीज अननेसेसरीली क्यों डिप्लॉय करेगा छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, कि भी यहाँ से मिलिटेंट आ गया, उसके लिए इतने बड़े इकदाम कीजिए, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है, उसके लिए बहुत बड़े इकदाम कर लीजिएगा, यानी इतने रिसोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉय कर दीजिएगा।
बजाय उसके ये ना हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, इनके ऊपर ये सारा फोकस किया जाए। पाकिस्तान में जो मामले हैं वो हमसे भी ज़्यादा पेचीदा है, हमसे भी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। पाकिस्तान को भी अपने जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बजाय इसके कि एक लगातार एक कन्फ्रंटेशनल मोड में रहें। तो लिहाजा ये है कि एक परमानेंट स्टेट ऑफ एनिमोसिटी, परमानेंट स्टेट ऑफ वार, परमानेंट स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों के इंटरेस्ट में तो यकीनी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन रिमूव हो जाए, आपस में स्टेबिलिटी हो जाए, रिलेशनशिप्स बेटर हो जाए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट तो यकीनन सर्व होते ही होते हैं, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा सर्व होते हैं। आगे हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि क्या इंटेंट है? इंटेंट क्लियरली नज़र आता है, इंटेंशन जो है वो दोनों तरफ से क्लियरली नज़र आता है। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का इल्म है जो प्रोग्रेस पिछले 7-8 महीने में हुई बैक चैनल डायलॉग डिस्कशन के दौरान, जिसके चलते हुए यहाँ तक बात पहुँच पाई कि ये एक टेलीफोन पे बातचीत हो गई। ये कोई इतनी आसान बात नहीं होती है। इसके बाद जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जहाँ से आप पिक कर सकते हैं, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो इस वक्त अपने लोएस्ट एब पे है। लेकिन जैसे 5 अगस्त के बाद मैं जब भी बात करता था, मैं हमेशा ये एक बात कहता था कि 5 अगस्त का जितना भी शेकअप है उसमें हर जगह के ऊपर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वो खुली जरूर है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बंद दरवाजे को देखकर आप नाराज होते हैं या खुली खिड़की को देखकर वहां से एंगेज कर सकते हैं। एक जो विंडो है वो हर जगह खुली है। लार्जर लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में क्या है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, दोनों कंट्रीज के इस वक्त हाई कमिश्नर्स एक दूसरे की कैपिटल में नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप कंप्लीट डाउनग्रेड करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं अपने हाई कमिश्नर्स को, वैसे नहीं किया। पाकिस्तान के जो आखिरी हाई कमिश्नर थे यहाँ पे, उनकी टर्म खत्म हो गई और उनको मजीद प्रमोट करके किसी दूसरी जगह के ऊपर भेजना था। उन्होंने उनको वापस भेजा। वो फिर एक दिन यहाँ पे आए थे, अपना सामान वामान लेकर गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने नए हाई कमिश्नर को इंडिया में अपॉइंट नहीं किया। ये 2019 की बात है, जब ये पुलवामा और बालाकोट की बात है, उसके बाद की सारी ये डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया कि हमारे हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं और हमने उनको रिकॉल कर लिया क्योंकि इंडिया के साथ हमारी नाराजगी बन गई है। उनकी टर्म खत्म हो गई, उनको भेज दिया कहीं दूसरी जगह, नए की तैनाती नहीं यहाँ पे की। इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, उनको इन्होंने वापस बुलाया, बालाकोट के दौरान उन्होंने वापस बुलाया दिल्ली में कि मशवरा करने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए, कंसल्टेशन के लिए बुलाया, वापस उनको भेजा ही नहीं है। और उसके बाद उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट किसी और जगह भी हो चुकी हुई है। तो लिहाजा 2 साल में हाई कमिश्नर को नहीं भेजा। डिप्लोमेटिक मिशन खाली नहीं है, चार्ज दी अफेयर्स जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हाई कमिश्नर्स नहीं है। हफ्ते 10 दिन में अगर हाई कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो नॉर्मली जैसे आपने जो पब्लिक ओपिनियन को, परसेप्शन को आपने मैनेज करना है, उसमें ये कोई इस किस्म का मैसेज नहीं जाएगा कि कश्मीर का मामला भी वहीं पे पड़ा हुआ है, बालाकोट का भी वहीं पे पड़ा हुआ है, पुलवामा का भी वहीं पे पड़ा हुआ है। लेकिन देखिए इन्होंने अचानक से सारे तल्लुकात की बहाली कर दी। तल्लुकात की बहाली नहीं की, एक जो स्टेटस को था उसी को मेंटेन किया, स्टेटस को एंटे उसको मेंटेन किया, जहां पे सिचुएशन उस दिन थी उसको वापस बहाल कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ट्रैवल और ट्रेड होता था, ये जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, लेकिन अमृतसर, लाहौर, वाघा अटारी बॉर्डर पे जो ट्रेड होता है, वसी पैमाने का ट्रेड होता है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान की इकानमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्टेक पे है। लोगों के जो कारोबार हैं वो स्टेक पे हैं और उनको मुख्तलिफ तरीकों से, यानी पाकिस्तान में मैं अगले दिन देख रहा था, कुछ किसान लोग बात कर रहे थे कि मटर की प्रोडक्शन, हमारे पंजाब में मटर की प्रोडक्शन होती है और उसका जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो सेंट्रल एशिया में, उज़्बेकिस्तान वगैरह में किया जाता है। पहले वो यहाँ से 22-25 किलोमीटर ट्रक क्रॉस करता था, लाहौर के अंदर जाता था, वहाँ से गया, चढ़ाई चढ़ी, पेशावर से होते हुए अफगानिस्तान में एंटर किया और चला गया सेंट्रल एशिया में। अब वही ट्रक यहाँ से 2200-2300 किलोमीटर जो है वो पंजाब से निकलकर मुंबई में भेजना पड़ता है, वहाँ से वो शिप से होकर कराची में जाएगा, कराची से वो ट्रक्स में लोड होगा और वो सेंट्रल एशिया में जाएगा। आप कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन द एंड आप वहाँ से पैसा कितना हासिल करते हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट हो जाता है। तो बिजनेसेस अगर
कल बिजनेसेस ट्रेड वगैरह अगर रिज्यूम किए जाते हैं तो उसमें जो पब्लिक परसेप्शन है उसको मैनेज करने में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि चीज़ें आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में इस डायरेक्शन में जा सकती हैं। अब रही बड़ी बात, वो ये है कि जो इस जॉइंट स्टेटमेंट में भी इन्होंने मेंशन किया है कि एड्रेसिंग ईच अदर्स कंसर्न्स। 50 साल तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कभी कंसर्न्स ही आइडेंटिफाई नहीं हुए कि भी आपका कोर कंसर्न क्या है और आपका कोर कंसर्न क्या है, आइडेंटिफाई नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि दोनों मुल्क दोनों जानते नहीं थे, यह है कि मानते नहीं थे। आप ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कश्मीर, ये कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा, और ये कहते हैं टेररिज्म, वो कहते हैं कि भी ये तो आपका अंदर का मामला है, हमें तो इस बात का पता नहीं है। ये बाद में हुआ कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस जिसको कहते हैं 1997-98 में, जो उस वक्त के दो फॉरेन सेक्रेटरी थे, शमशाद अख्तर पाकिस्तान में और सलमान हैदर इंडिया में, आई के गुजराल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। वक्त इनके पास बहुत कम था, लेकिन इन्होंने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कम से कम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसमें इन्होंने 8 इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए कि ये 8 इश्यूज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी हैं जैसे कश्मीर है, और लेकिन जो लीस्ट कंट्रोवर्शियल हैं वो भी है कि आप ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर सकते हैं, आप कल्चर की बात कर सकते हैं, आप सर क्रीक की बात कर सकते हैं, आप सियाचिन ग्लेशियर की बात कर सकते हैं, लेकिन आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात भी साथ ही साथ करेंगे। तो दोनों के इश्यूज कंसर्न हो गए, कंसर्न एड्रेस हो गए। उसको बाद में जब 2013 में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल डिस्कशन हुई और उसके बाद मजीद 2 साल तक जो बातचीत चलती रही, इसको थोड़ा सा रीडिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो मामले आज तक एड्रेस कर दिए गए हैं अब उसको हम इसका कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाते, जो नहीं है एड्रेस उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो लेकिन अब जब बात करते हैं कि की कंसर्न्स एक दूसरे के क्या हैं, वो इस तरह से हैं। पाकिस्तान का की कंसर्न ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर रहेगा कि जम्मू कश्मीर पे दिल्ली की तरफ से क्या कंसेशन, क्या स्टेप्स, क्या इकदाम हो सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करके इंडिया के साथ मजीद एंगेज करने की कैपेबिलिटीज बना सके। और जो इंडिया का सिमिलर म्यूचुअल कंसर्न होगा वो होगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि पाकिस्तान किस तरह से ये इंश्योर कर सके कि पाकिस्तान की सॉइल से ना कोई टेररिस्ट ऑपरेट करे इंडिया के अगेंस्ट और ना ही कोई किसी बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया के अंदर दाखिल हो सके। ये बातें बहुत आसान नहीं है, ये बातें बहुत ये मुश्किल हैं दोनों के लिए। वो इस तरह से कि जो इकदामात मरकजी सरकार की तरफ से, इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के ऊपर जो इकदामात लिए गए हैं उनमें रिवर्सल की बहुत ज़्यादा गुंजाइश अब नहीं है। अगर उनमें रिवर्सल की गुंजाइश नहीं होती है तो पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरह से एड्रेस करता है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, वो देखी जानी है कि उसको पाकिस्तान कैसे डील करता है। सिमिलरली अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से कंट्रोल नहीं होता है तो इंडिया के लिए ये जो थॉ है, ये जो मोमेंट है पीस का, इसको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल बन जाता है। लेकिन जो एक विंडो हमारे पास, क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं, खास करके ममालिक के दरमियान जो इश्यूज होते हैं वो ज़्यादातर पर्सनैलिटी ड्रिवन होते हैं कि इस वक्त कौन है कुर्सी पे, कौन बैठा हुआ है और उसके मिजाज किस किस्म के हैं, उसका नज़रिया क्या है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इंडिया में नरेंद्र मोदी हैं, इनकी जिस किस्म की पॉलिसीज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को लेकर जिस किस्म की पॉलिसीज रही हैं, जम्मू कश्मीर का बीच में जिक्र इसलिए आ जाता है कि बुनियादी तौर के ऊपर जो मामला है अटकता तो दोनों मुल्कों के दरमियान वहीं पे है ना। उनको देखें तो यहाँ की जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है खास करके कश्मीर वैली में, वो नाराज है, वो खुश नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मुफ्ती सईद जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई इसके ऊपर, वो हमेशा एक बात कहते थे कि नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट बेट फॉर कश्मीर। महबूबा मुफ्ती 19 जून 2018 से पहले जहां पे भी वो बोलती थी वो ये कहती थी कि मोदी जी इज द बेस्ट बेट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी सेटल करने के लिए सबसे बेस्ट बेट मोदी हो सकते हैं। अब हम कहते हैं जब अपने प्रोग्राम में तो इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन हम तो सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं कि ये बात किसने कही है। 2019 के इंतखाबात के बिल्कुल दरमियान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी इज़ बेस्ट, मोदी ही है जो रिजॉल्व कर सकते हैं, मोदी ही हैं जो सेटल कर सकते हैं। ये फिल वाकई ये बात है, क्योंकि मोदी में वो बोल्डनेस है
जिसका अगर कुछ फीसदी डॉक्टर मनमोहन सिंह में 10 साल के दौरान अगर होता, तो खास करके जिसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप कहा जाता था, 2002-03 से लेकर 2008 तक, पहले तो वाजपेयी थे, उन्होंने ग्राउंड ले किया, तब मुशर्रफ भी वहां पे अपनी पकड़ बना रहे थे, जब मनमोहन सिंह आ गए, और उसके बाद जब हमेशा जिसको प्रोवर्बियली कहा जाता है कि एक सेटलमेंट वाज जस्ट ए सिग्नेचर्स अवे, लेकिन मनमोहन सिंह में वो बोल्डनेस नहीं थी, यूपीए गवर्नमेंट में वो रिजॉल्व नहीं था, इंटेंट बेशक रहा होगा, वो रिजॉल्व नहीं था, वो करेज नहीं थी कि आप कर पे, फियर बहुत ज्यादा था। सिमिलरली पाकिस्तान में उस वक्त मुशर्रफ थे, मुशर्रफ में इम्पेशंस बहुत ज्यादा थी, मुशर्रफ जो है वो सब्र नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने जबरदस्ती आकर पावर ग्रैब की हुई थी, जबरदस्ती मुल्क के ऊपर बैठे हुए थे, सारे इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने दाड़ा मार के कंट्रोल किया हुआ था। वो चाहते थे कि इससे पहले ये पीपल पार्टी का क्योंकि माहौल बन रहा था, अब ये तब्दीली हो, नई गवर्नमेंट्स वगैरह पाकिस्तान में आए, उससे पहले मुशर्रफ तारीख में अपने लिए एक जगह बना जाएं, ताकि आने वाली जनरेशन उनको याद करें कि एक ऐसा मामला था जो जिन्ना से सेटल नहीं हुआ, जिया से सेटल नहीं हुआ, भुट्टो से सेटल नहीं हुआ, आने वाली सारी जनरेशन से सेटल नहीं हुआ, और उसको मुशर्रफ जैसा एक फौजी वो सेटल करके चला गया, उसकी वजह से ब्रेकडाउन हो गया, कोई बात किसी किस्म की हो नहीं सकी। आज एक जो चीज़ है वो जिस तरह से हम पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो जनरल बाजवा हैं, इनका कहा जाता है कि पाकिस्तान के अखबारात में ही सबसे पहले ये बात शाया हुई थी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरा के ऊपर आए, और वहां पे जब प्रेजेंटेशन होती है, उन्होंने अपना मैप रखा के और सारा एक पोस्ट के ऊपर वहां से जो हिंदुस्तान की तरफ, जम्मू कश्मीर के इलाका जात की तरफ उन्होंने इशारा करके बताया कि जी ये वो पोस्ट है जहां से हम इतना नुकसान उन पे इन्फ्लिक्ट करते हैं। कहते हैं कि बाजवा ने उसके जवाब में कहा कि भाई ये तो आप बहुत बेहतर काम करते हैं, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, मुझे लगता है कि इससे जो पाकिस्तान की जीडीपी की ग्रोथ है, जो इक्तिसादी हालात हैं, जो मईशी हालात हैं, जो पाकिस्तान की बाकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी एड्रेस हो जाएंगी, पाकिस्तान बड़ा सेल्फ रिलायंट और बड़ी मजबूत किस्म की का मुल्क जो है वो बन जाएगा। इससे कन्वर्सेशन ट्रिगर हुई, इसलिए जो हमेशा बाजवा डॉक्ट्रिन कहा जाता था, जब बाजवा को एक्सटेंशन मिली 1 साल की, तो तब भी ये माना जाता था कि शायद कोई इमरान खान और बाजवा के दरमियान, और इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, वो भी काफ़ी इमेजिनेटिव हैं, कि इन तीनों के दरमियान कोई बातचीत तो है कि हम जो हाफ वे जाकर कहीं पे मिलते हैं इंडिया के साथ, ताकि मामला दोनों तरफ बेहतर हो सकें। यहाँ पे भी जो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ये ओवर एडवेंचरस नहीं है, ओवर एक्साइटेड नहीं है, लेकिन बोल्ड जरूर है। बोल्डनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप बड़े मस्कुलर हैं, आप बड़े स्ट्रांग हैं। बोल्डनेस का ये मतलब होता है कि आपका इस वक्त एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल है। अगर आप कोई इनिशिएटिव, आप कोई कदम आप अगर उठाना चाहते हैं, तो आपको कल, जैसे शर्म एल शेख में मनमोहन सिंह गए और यूसुफ रजा गिलानी के साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की, बाद में कांग्रेस पार्टी के अपने ही लोग उनके खिलाफ हो गए, और उन्होंने पार्लियामेंट में बैठकर उनको जो खड़े होकर वहां पे स्टेटमेंट को डिसऑन करना पड़ा। कम से कम मोदी साहब के वक्त ये तो नहीं हो सकता कि ये एक इनिशिएटिव लें, ये एक स्टेप लें, और इनको अपनी ही पार्टी मजबूर करना शुरू कर दे कि आपने ये इनिशिएटिव किस तरह से लिया है। कहते हैं 1 स्टेप एट ए टाइम। एक जो चीज़ है, एक कदम अगर लेकर उसको चला जाए, उसका देखें कि ये सीज फायर हुआ है, इसके रिजल्ट किस किस्म के आते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर होते हैं, उसके रिजल्ट किस किस्म के आते हैं। लेकिन जो की इशू वो ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर जहां पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप इंगेज करता रहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर की बात हो गई, उसके बाद आप ट्रेड ट्रैवल को रिज्यूम करना शुरू कर देते हैं, फ्लाइट्स को रिज्यूम करते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को रिज्यूम करते हैं, अगर आहिस्ता आहिस्ता करके अगले 5-6 महीने में पाकिस्तान इन सारी चीज़ों में इंडिया के साथ रेसिप्रोकेट करता रहता है, एक्सेप्ट करता रहता है, उससे ये एक क्लियर मैसेज जाएगा कि 5 अगस्त के समेत और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट्स हुई, वो एक तरीके से पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली। अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए यहाँ वहाँ वो बात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जनरली उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 5 अगस्त से लेकर अभी तक अपने जो मुल्क को जिस तरह से उन्होंने एक मूवमेंट वहाँ पे रन की है, लोगों को मोबिलाइज किया है कि अभी फलां तारीख जुमा की नमाज के वक्त जो लोग, जो भी शख्स पाकिस्तान के अंदर जहाँ है, वो वहीं पे खड़ा हो जाएगा 10 मिनट के लिए कश्मीरियों के साथ, यानी जिस तरह से पाकिस्तानी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सॉलिडारिटी में, उस तरह से यह है कि आप एक नेशन वाइड ओपिनियन है एक इशू के ऊपर मोबिलाइज करते हैं, और फिर जब अचानक से मुल्क में पता चलना शुरू होता है
कि वो तो आपने किया, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे असल में हुआ था उसको तो आपने जो इंडिया की सरकार के साथ मिलकर आपने एक्सेप्ट कर दिया। उससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आपके लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, जैसे मुशर्रफ के लिए बढ़ गए थे उस वक्त। अगर डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चैलेंजेस इतने बढ़ जाएंगे तो आप इंडिया के साथ कोई भी फर्दर डील करने की पोजीशन में होंगे नहीं। तो लिहाजा इसीलिए वन स्टेप एट ए टाइम, अभी उसके बाद 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर में जो है कितनी स्टेबिलिटी होती है और कितने लोग इस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं कि ये ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, ये सबके इंटरेस्ट में है, वो डिटरमिन करेगा कि ये जो छोटा सा इनिशिएटिव लिया है इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।